हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोहित बहुगुणा है और आप देख रहे हैं फिटनेस एंड स्पोर्ट्स टीवी। आज की क्लास है फिटनेस ट्रेनर्स के लिए, फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट एंड फिजिकल एजुकेशनिस्ट के लिए। आज हम जानेंगे कि एक्सरसाइज एनालिसिस होता क्या है। मतलब जब आप किसी को कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करता हूं या मैं फिटनेस ट्रेनर हूं और मैं एक्सरसाइज करवाता हूं, तो आपको हर एक्सरसाइज का, हर इंडिविजुअल एक्सरसाइज का एक्सरसाइज एनालिसिस आना चाहिए। तो इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक्सरसाइज को एनालाइज करने वाले हैं। मतलब ये 10 पहलू, ये 10 पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं किसी एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब ये 10 पॉइंट अगर आपको एक एक्सरसाइज, इंडिविजुअल एक्सरसाइज के लिए पता है, तो आप इनको बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं एक्सरसाइज एनालिसिस। मतलब एक्सरसाइज को बेसिकली एनालाइज करना, उसको ओपन अप करना कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है एक्सरसाइज नेम। एक्सरसाइज नेम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नेम में आपका एक्सरसाइज किस बॉडी पार्ट की हो रही है, किस जॉइंट की मूवमेंट उसमें हो रही है, या किस मसल का इन्वॉल्व है, उसका नाम होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं अगर डंबल कर्ल कर रहा हूं, ठीक है, तो इसे डंबल कर्ल ना कह के एल्बो फ्लेक्शन कर्ल कहना ज़्यादा बेहतर होगा, या बाइसेप्स कर्ल कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसे डंबल कर्ल ना कह के बाइसेप्स कर्ल इसका सही नाम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्सरसाइज नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड स्पेसिफाई द जॉइंट इन्वॉल्व एंड द मसल इन्वॉल्व। जिस मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉइंट और मसल का नाम जरूर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है जॉइंट मूवमेंट। अब जॉइंट मूवमेंट, आप जैसे मान लीजिए मैंने कहा बाइसेप्स कर्ल, तो बाइसेप्स कर्ल में आपको पता होना चाहिए कि मेरा एल्बो जॉइंट मूव करने वाला है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं, तो बेंच प्रेस में मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा एल्बो भी मूव करेगा, शोल्डर भी मूव करेगा, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट भी मूव करेगा। तो आपको जॉइंट मूवमेंट, किस किस जॉइंट पे मूवमेंट होनी चाहिए, विच जॉइंट इज इन्वॉल्व, ये आपको पता होना चाहिए। विच जॉइंट इज इन्वॉल्व, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है। उसके अलावा मूवमेंट का एक्टिव फेज एंड पैसिव फेज आपको पता होना चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव फेज आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल, मैं डंबल कर्ल कर रहा हूं, जब मैं डंबल को फ्लेक्शन करके, एल्बो को फ्लेक्शन करके ऊपर ले जाता हूं, तो ये एक्टिव फेज होता है। जब मैं इसको लोअर डाउन करता हूं, तो ये पैसिव फेज होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूं, या डंबल शोल्डर प्रेस, या शोल्डर ओवरहेड शोल्डर प्रेस। देखिए मैंने अलग अलग नाम लिए। तो मैंने जब ये मूवमेंट किया, तो ये एक्टिव फेज हुआ जब मैंने एक्सर्ट किया, जब मेरी ताकत मैंने यूज की। और जब मैं इसे नीचे लेके आता हूं, तो ये पैसिव फेज कहलाता है। तो एक्टिव फेज, पैसिव फेज, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको जॉइंट मूवमेंट के बारे में ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा एक्टिव फेज था, कौन सा पैसिव फेज था। एक्टिव फेज जब आप एक्सर्ट करेंगे, जब आप ताकत लगाएंगे, वो एक्टिव फेज होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया जॉइंट मूवमेंट में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है, या वो एक जॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा जॉइंट भी हो सकते हैं, और एक्टिव और पैसिव फेज क्या है एक्सरसाइज का। थर्ड पॉइंट आता है आपका प्लेन ऑफ मोशन। आपने कोई भी एक्सरसाइज की, वो किस प्लेन में की। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए हमारी बॉडी में हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है वो 3 प्लेन में करती है। पहला होता है फ्रंटल प्लेन, दूसरा होता है सजाइटल प्लेन, और तीसरा होता है जिसे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जितनी भी हमारी बॉडी में अबडक्शन अडक्शन मूवमेंट होती है, यानी साइड मूवमेंट्स, जो चाहे नेक की साइड मूवमेंट हो, चाहे शोल्डर की साइड मूवमेंट हो, चाहे ट्रंक की साइड मूवमेंट हो, ठीक है, वो फ्रंटल प्लेन में होती है, अबडक्शन अडक्शन। सजाइटल प्लेन में आपकी मूवमेंट होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जितनी भी आपकी बॉडी में फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, चाहे एल्बो फ्लेक्शन हो, चाहे नेक फ्लेक्शन हो, चाहे ट्रंक फ्लेक्शन हो, वो आपके होंगे सजाइटल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपकी कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, जो रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि नेक रोटेशन या ट्रंक रोटेशन। ये जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं। ठीक है, तो ये 3 प्लेन ऑफ मोशन होते हैं। इसका एक्सरसाइज में क्या रोल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन करते हैं, तो देखिए आप फ्रंटल प्लेन में कर रहे हैं, आपके शोल्डर जॉइंट पे
अब अडक्शन अबडक्शन, अडक्शन अबडक्शन मूवमेंट हो रही है। तो वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन आपका फ्रंटल प्लेन में होता है, लेकिन आप इसका एक मॉडिफिकेशन करते हैं जिसमें आप क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन एक्सरसाइज करते हैं बैठ के, ठीक है। इसमें देखिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन, शोल्डर की मूवमेंट चेंज हो गई, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो कि सजाइटल प्लेन की मूवमेंट अब बन गई है। पहले वो क्या थी, पहले वो फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट थी, अब जब आप क्लोज ग्रिप कर रहे हैं तो वो सजाइटल प्लेन की मूवमेंट बन जाती है। तो जैसे ही मूवमेंट चेंज होती है प्लेन चेंज हो जाता है, और प्लेन चेंज होने से मसल पे पड़ने वाला इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब आप वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन कर रहे थे तो लैटिस डॉर्साई प्राइमरली हिट हो रही थी, बाइसेप्स पे थोड़ा इफेक्ट आ रहा था। लेकिन जब आप क्लोज ग्रिप यानी सजाइटल प्लेन में लैट पुल डाउन करते हैं तो आपकी लैटिस डॉर्साई के साथ साथ बाइसेप्स पे भी एक्स्ट्रा लोड आने लगता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि आप क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा वेट पुश कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट होता है आपका फोर्स कंपोनेंट। अगर हम फोर्स कंपोनेंट की बात करें तो कितने फोर्स कंपोनेंट होते हैं आप देखेंगे। देखिए, फोर्स कंपोनेंट किसी भी एक्सरसाइज में एक होता है पुश कंपोनेंट, दूसरा होता है पुल कंपोनेंट। तो आइए पुश और पुल फोर्स के हिसाब से हम एक्सरसाइजेस को डिवाइड करते हैं। आप डंबल कर्ल कर रहे हैं, आप लैट पुल डाउन कर रहे हैं, आप सिटेड रोइंग कर रहे हैं, आप हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे हैं, आप एब्डोमिनल कर्ल कर रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस पुल एक्सरसाइजेस हैं। अब हम बात करते हैं पुश एक्सरसाइजेस के हिसाब से। अगर आप एक्सरसाइजेस को बांटे फोर्स कंपोनेंट के हिसाब से तो बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, ओवरहेड प्रेस, ओके, स्क्वाट, क्वाड्रिसेप एक्सटेंशन जिसे आप लेग एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये सारी पुश ग्रुप की एक्सरसाइज हैं। तो फोर्स कंपोनेंट के हिसाब से आप एक्सरसाइजेस को डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं। आइदर इट कैन बी अ पुश एक्सरसाइज और इट कैन बी अ पुल एक्सरसाइज, ठीक है। तो फोर्स कंपोनेंट के हिसाब से आप देख रहे हैं इट कैन बी पुश और पुल। नेक्स्ट एक्सरसाइज एनालिसिस का पॉइंट नंबर 5 होता है टाइप ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट होता है आपका टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अब टाइप ऑफ एक्सरसाइज में आपको क्या देखना है, वेदर इट इज अ आइसोलेटेड एक्सरसाइज और इट इज अ कंपाउंड एक्सरसाइज। तो देखिए, ये जानना यहां जरूरी होगा कि ये आइसोलेटेड और कंपाउंड क्या है। आइसोलेटेड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व हो, यानी कि सिर्फ एक जॉइंट, ओनली वन जॉइंट मूव्स इन आइसोलेटेड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइजेस में एक से ज्यादा जॉइंट आपके मूव होते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप डंबल कर्ल कर रहे हैं जिसे आप बाइसेप्स कर्ल बोलते हैं, तो आप देख रहे हैं मेरी सिर्फ एल्बो जॉइंट मूव कर रहा है, बाकी मेरी बॉडी स्टैटिक है। अगर आप लैटरल रेजेस करते हैं तो आप देख रहे हैं मेरा शोल्डर जॉइंट मूव कर रहा है, बाकी बॉडी स्टैटिक है। ये आइसोलेटेड एक्सरसाइज होती है। हैमस्ट्रिंग कर्ल हो, आपका क्वाड्रिसेप एक्सटेंशन हो, ये सब आइसोलेटेड एक्सरसाइज, चाहे वो फ्रंट रेज हो आपके, चाहे वो फ्रंट रेज हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज का, तो कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब है जिस एक्सरसाइज में एक से ज्यादा जॉइंट मूव करें, जिस एक्सरसाइज में एक से ज्यादा जॉइंट मूव करें। अब मैं बात करता हूं ओवरहेड शोल्डर प्रेस की। आप देख रहे हैं मेरा शोल्डर जॉइंट भी मूव कर रहा है, मेरा एल्बो जॉइंट भी मूव कर रहा है, और कुछ हद तक मेरा स्कैपुलो थोरैसिक जॉइंट भी मूव करता है। तो वो कंपाउंड एक्सरसाइज बन जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। अगर मान लीजिए आप स्क्वाट कर रहे हैं तो आपका हिप, नी, एंकल, 3 जॉइंट मूव करते हैं जब आप स्क्वाट करते हैं, तो वो भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज कहलाती है। तो आइसोलेटेड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका सिर्फ एक जॉइंट मूव करे। कंपाउंड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका एक से ज्यादा जॉइंट मूव करे। ओके, जनरली जब बिगनर्स आते हैं तो हम उनको पहले आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं, बिकॉज कंपाउंड एक्सरसाइज में एक से ज्यादा जॉइंट यूज होता है। इसका मतलब एक से ज्यादा मसल ग्रुप यूज होते हैं, जो कि कई बार बिगनर्स के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका काइनेटिक चेन मूवमेंट का एक्सरसाइज एनालिसिस में। काइनेटिक चेन, देखिए काइनेटिक शब्द का मतलब क्या है। काइनेटिक शब्द का मतलब ही मोशन होता है, मूवमेंट होता है। तो आइए इसके हिसाब से आप एक्सरसाइज को 2 हिस्सों में बांटते हैं, ओपन चेन एक्सरसाइज एंड क्लोज चेन एक्सरसाइज। ओपन चेन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइज। अब ये ओपन चेन एंड क्लोज चेन क्या है? देखिए, मेरे अपर बॉडी का डिस्टल पार्ट है मेरी हथेलियां, मेरे हैंड्स, मेरे अपर लिम्ब की मोस्ट डिस्टल पार्ट इज माय हैंड, मेरे लोअर लिम्ब का मोस्ट डिस्टल पार्ट इज माय फुट। तो डिस्टल पार्ट से ध्यान रखिएगा।
जब किसी एक्सरसाइज को करते हुए आपका डिस्टल पार्ट अपनी पोजीशन को छोड़ के मूवमेंट करे, यानी अपनी पोजीशन को वो चेंज करता रहे, तो वो ओपन चेन एक्सरसाइज कहलाती है। जब डिस्टल पार्ट, चाहे वो हैंड हो चाहे फीट हो, जब वो कहीं फिक्स हो जाए और आपकी बाकी बॉडी मूवमेंट करे, वो क्लोज चेन एक्सरसाइज कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैं फिर से दे रहा हूं आपको, देखिए लैटरल रेजेस का। दिस इज माय डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आई एम डूइंग अ लैटरल रेज एक्सरसाइज, आई एम डूइंग अ लैटरल रेज एक्सरसाइज। आप देख पा रहे होंगे मेरा डिस्टल पार्ट अभी ऊपर है, अब मेरा डिस्टल पार्ट नीचे आ जाता है, तो माय डिस्टल पार्ट ऑफ माय बॉडी इज मूविंग। ओके, तो ये आपकी आइसोलेटेड एक्सरसाइज। जैसे डंबल कर्ल, बाइसेप्स कर्ल करते हुए भी आप देख रहे हैं डिस्टल पार्ट अपनी पोजीशन को छोड़ के मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो दिस इज अ ओपन चेन एक्सरसाइज। क्लोज चेन एक्सरसाइज क्या होगी? मान लीजिए अब मैं पुशअप करता हूं, मान लीजिए इफ आई एम डूइंग अ पुशअप, ओके, चाहे मैं वॉल पुशअप करूं चाहे मैं ग्राउंड पुशअप करूं, आप देखेंगे मेरा डिस्टल पार्ट यानी मेरी हथेलियां अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ती हैं, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, और वही कहलाती है क्लोज चेन एक्सरसाइज। अगेन आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। इफ आई एम स्क्वाटिंग, मैं स्क्वाट कर रहा हूं, मान लीजिए मैं आई एम स्क्वाटिंग डाउन एंड आई एम कमिंग अप। मेरे फीट जो है वो फिक्स हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा एंकल मूव हो रहा है, मेरा हिप मूव हो रहा है, मेरा नी मूव हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्लोज चेन में डिस्टल पार्ट फिक्स हो जाता है, ओपन चेन में डिस्टल पार्ट मूव करता है। ओके, तो दिस इज अबाउट योर काइनेटिक चेन। तो इस हिसाब से भी आप एक्सरसाइज को समझ सकते हैं कि हम डिस्टल पार्ट मूव कर रहा है कि ओपन है। नेक्स्ट पॉइंट इज मसल वर्क। मसल वर्क के हिसाब से आप किसी भी एक्सरसाइज में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी मसल का क्या रोल है। मसल वर्क के हिसाब से आप ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि कौन सी मसल का क्या रोल है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इज एगोनिस्ट, AGONIST, एगोनिस्ट। द सेकेंड वन इज एंटागोनिस्ट। द थर्ड वन इज सिनर्जिस्ट एंड द फोर्थ वन इज स्टेबलाइजर। एगोनिस्ट कौन सी मसल होती है? जो कि प्राइम मूवर है। याद रखिएगा, जो प्राइम मूवर है, जो टारगेट मसल है, जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एग्जांपल, अगर मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूं तो मेरी टारगेट मसल क्या हुई? जब मैंने बाइसेप्स कर्ल की कंट्रैक्शन की एक्टिव फेस किया तो मेरी टारगेट मसल क्या हुई? बाइसेप्स। ठीक है, तो मेरी एगोनिस्ट मसल क्या हो गई? मेरी एगोनिस्ट मसल हो गई मेरी टारगेट मसल, जिसे आप प्राइम मूवर भी कहते हैं, प्राइम मूवर भी कहते हैं। जो एक्सरसाइज का आप डे होता है, जिस एक्सरसाइज का डे होता है, जिस बॉडी पार्ट का डे होता है, तो मेरी एल्बो फ्लेक्शन करते हुए मेरी टारगेट मसल हो गई एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का जो अपोजिट होता है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं, विच अपोजेस द एगोनिस्ट मूवमेंट। एंटागोनिस्ट मसल होती है जो एगोनिस्ट की मूवमेंट को अपोज करे। If I am doing a biceps curl, biceps is my agonist, opposite is triceps. So triceps becomes an antagonist for elbow flexion movement. Synergist, synergist होती है helper. Synergist is helper, helper of agonist, helper of agonist. तो जो synergist मसल है वो agonist की helper कहलाती है। जब भी आप biceps curl करते हैं, biceps आपकी agonist मसल है, triceps आपकी antagonist मसल है। सिनर्जिस्ट जो कि हेल्पर है वो कौन है? ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस। ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस को आप सब लोग ज्यादातर फोरआर्म मसल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी प्राइमरी लोकेशन फोरआर्म में है। ऑल्दो मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों का ओरिजिन, बाइसेप्स ब्रेकियालिस का एंड ब्रेकियोरेडियालिस का, दोनों का ओरिजिन एल्बो से ऊपर है। ठीक है, तो दोनों एल्बो फ्लेक्शन में बाइसेप्स की हेल्प करते हैं, यानी एगोनिस्ट की हेल्प करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज स्टेबलाइजर। अगर इसी एक्सरसाइज को हम लेके चलें कि मैं अगर बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूं तो ग्रिप मसल जिससे मैंने डंबल को पकड़ा हुआ है, दैट इज माय स्टेबलाइजर। ओके, बिकॉज वो डंबल को स्टेबलाइज कर रहा है, वो डंबल को स्टेबलाइज कर रहा है। उसके अलावा मेरा रोटेटर कफ जिसने मेरे शोल्डर पे आने वाले डंबल के वर्टिकल लोड को संभाल रखा है, जिसने मेरे शोल्डर को संभाल रखा है, रोटेटर कफ की 4 मसल्स, वो भी मेरा स्टेबलाइजर है। मेरा कोर मसल जिसकी वजह से मेरी बॉडी नहीं हिलती, मैं अपनी बॉडी की मूवमेंट, जो ट्रिक मूवमेंट्स होती हैं उनको स्टेबलाइज करता हूं, वो मेरी कोर मसल्स होती हैं। और उसके अलावा मेरी जो फुट मसल्स हैं, जिन पे मैंने अपनी बॉडी का बैलेंस बना रखा है ड्यूरिंग दैट एक्सरसाइज, दैट इज स्टेबलाइजर। तो देयर आर सो मेनी स्टेबलाइजर्स फॉर द मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट। ओके, तो एगोनिस्ट प्राइम मूवर, एंटागोनिस्ट
opposite of the agonist, synergist, helper of the agonist, stabilizer, overall movement को जो स्टेबलाइज करे दैट इज स्टेबलाइजर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने यहां मसल वर्क को देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज योर मसल कंट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज मसल कंट्रैक्शन। तो आइए मसल कंट्रैक्शन को भी अब देखते हैं। मसल कंट्रैक्शन कितने टाइप की होती है। मैं आपको प्राइमरी 3 टाइप की मसल कंट्रैक्शन, जो प्राइमरी कंट्रैक्शन है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट वन इज कंसेंट्रिक, सेकंड वन इज इसेंट्रिक, एंड द थर्ड वन इज आइसोमेट्रिक। कंसेंट्रिक शब्द का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ। इफ आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग माई एल्बो, देखिए ये बल्क बीच में आ गया, ठीक है, ये बल्क टुवर्ड्स सेंटर आ गया। इसेंट्रिक शब्द का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए मेरा ये बल्क वापस फैल गया, सेंटर से दूर चला गया। आइसोमेट्रिक शब्द का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। लेंथ ऑफ अ मसल रिमेन सेम व्हेन यू होल्ड द कंट्रैक्शन विदाउट मूवमेंट, दैट इज आइसोमेट्रिक। व्हेन यू होल्ड द कंट्रैक्शन विदाउट मूवमेंट, बिना मूवमेंट किए जब आप मसल को कंट्रैक्ट करते हैं, दैट इज आइसोमेट्रिक। तो आइए एक बार इनको डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करें? कंसेंट्रिक, कंट्रैक्शन ऑफ मसल व्हाइल शॉर्टनिंग ऑफ अ मसल। याद रखिएगा, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन क्या होती है? contraction of a muscle while shortening of a muscle. Eccentric, contraction of a muscle while lengthening of a muscle. Isometric, contraction of a muscle with no change in length. ठीक है, मैं आपको तीनों के एग्जांपल देता हूं। जब आप डंबल कर्ल करते हैं, जब आप बाइसेप्स कर्ल करते हैं, तो आप जब एक्टिव फेज आपने पढ़ा था, एक्टिव फेज कंसेंट्रिक फेज को ही कहते हैं। तो ऊपर लाते वक्त आपकी मसल शॉर्टिंग हो रही है, इसलिए वो एक्टिव फेज है, कंसेंट्रिक फेज है। इसी को जब आप धीरे से नीचे ले जाएंगे, देखिए ग्रेविटी ट्राई टू पुल इट बैक वेरी क्विकली। ग्रेविटी जो है वो इसे बहुत तेजी से नीचे ले जाना चाहती है, लेकिन यू विद द हेल्प ऑफ इसेंट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ योर बाइसेप्स मसल, मतलब कंट्रैक्शन बाय लेंथनिंग, यू आर अपोजिंग द ग्रेविटी एंड letting it go very slowly. You're not letting it go like this. You're letting it go very slowly, जिसकी वजह से आपकी कंट्रैक्शन होगी eccentric contraction. ओके, तो eccentric contraction मतलब contraction while lengthening. तो this is concentric, this is eccentric. Okay, and if I hold this dumbbell in between, my biceps is still contracting because this dumbbell is having some weight. ये डंबल में कुछ वेट है जिसकी वजह से मेरी बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ रहा है और मैं होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको आइसोमेट्रिक एग्जांपल एक तरीके से और दे सकता हूं। इफ आई ट्राई टू पुश दिस वॉल, इफ आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग माय होल बॉडी मसल, आई एम ट्राइंग टू पुश दिस वॉल, मैं इस दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये दीवार मूव नहीं हो रही, मेरे जॉइंट में कोई मूवमेंट आपको विजुअल नहीं दिख रही, दैट इज योर आइसोमेट्रिक होल्ड। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। When we tuck our stomach in, whenever we tuck our stomach in, we contract the muscle, but there is कोई मूवमेंट नहीं हुई मेरी बॉडी। मैंने अपनी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को कॉन्ट्रैक्ट किया, आई एम टकिंग माई ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग इट बैक, आई एम ड्रॉइंग माई स्टमक इन, कॉन्ट्रैक्टिंग द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, बट स्टिल नॉट प्रोड्यूसिंग एनी मूवमेंट इन माई बॉडी सेगमेंट, दैट इज नोन एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। And there are so many isometric. If you are holding this dumbbell with the grip, अगर आपने डंबल को होल्ड कर रखा है ग्रिप में, तो आपकी जो ग्रिप मसल थी ये भी आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करके डंबल को होल्ड कर रही हैं। ओके, तो आई होप यू आर क्लियर विद कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन, इसेंट्रिक वन एंड द आइसोमेट्रिक वन। The next part for the exercise analysis is the 9th point. It is known as breathing component. ब्रीदिंग कंपोनेंट, सांस कैसे लेनी है। कई लोग कंफ्यूज्ड हैं, कई लोग पूछते हैं। इसका सिंपल फंडा है, इसको याद रखना है। देखिए ब्रीदिंग कंपोनेंट में 2 चीजें होती हैं, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल को इंस्पिरेशन भी कहते हैं, एक्सहेल को एक्सपिरेशन भी कहते हैं। ओके, तो आपको ब्रीदिंग कंपोनेंट के लिए याद रखना है फंडा, एक्सहेल व्हाइल एक्सर्शन। जब भी आप एक्सर्ट करें, जब भी आप कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन करें, जब भी आप एक्टिव फेज करें एक्सरसाइज का, तो आपको एक्सहेल करना है लाइक दिस। आई कैन शो यू। आई एम
आई एम एक्सर्टिंग, उसके साथ मैं एक्सेल करूंगा। और जब मैं पैसिव फेज करूंगा एक्सरसाइज का तो मैं इनहेल करूंगा, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो जब भी आप ताकत लगाते हैं तो एक्सेल करेंगे, exert while you exhale. This is a very important point to remember. Exert while you exhale. Okay, तो ब्रीदिंग कंपोनेंट में यही इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज मॉडिफिकेशन। किसी भी एक्सरसाइज का मॉडिफिकेशन आप दो कारणों से करते हैं। पहला कारण होता है सेफ्टी और दूसरा कारण होता है कसरत की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देना। ठीक है, दो ही कारणों से आप किसी एक्सरसाइज को मॉडिफाई करते हैं, फॉर द सेफ्टी एंड फॉर द इफेक्टिवनेस। ओके, लाइक फॉर द सेफ्टी, जब हम पुशअप करते हैं ग्राउंड पे तो आपने देखा होगा जनरली फीमेल्स का अपर बॉडी वीक होता है, तो इसीलिए हम फीमेल्स के लिए पुशअप को मॉडिफाई कर देते हैं और हम उनको ऑन नीज, घुटनों को टेक के पुशअप करवाते हैं। उसे नी पुशअप्स भी कहलाते हैं या मॉडिफाइड नी पुशअप्स भी कहलाते हैं। ठीक है, बिकॉज फीमेल्स के अपर बॉडी रिलेटिवली मेन वीक होता है, इसलिए उनके शोल्डर में स्ट्रेन ना आ जाए और वो एक्सरसाइज को कर पाएं, इसीलिए उनको मॉडिफाइड नी पुशअप्स कराए जाते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर शोल्डर एंड देयर अपर बॉडी। इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आप कैसे एक्सरसाइज को मॉडिफाई करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि हम लैट पुल डाउन करते हुए, जब नॉर्मली हम वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन हम करते हैं, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, उसको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, उसमें क्लोज ग्रिप करके लैट पुल डाउन करते हैं, जिसमें हम उसका प्लेन फ्रंटल से सजाइटल प्लेन में चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वी एक्चुअली बिकम एबल टू लिफ्ट अ लिटिल मोर वेट। आप थोड़ा ज्यादा वजन उठा पाते हैं तो इफेक्टिवनेस एक्सरसाइज की बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप कई सारी एक्सरसाइजेस को कई अलग अलग तरीकों से मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज एनालिसिस। आई शुड गिव यू अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ दैट। एक्सरसाइज नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है, कौन सी मसल इन्वॉल्व है, नाम में जरूर आना चाहिए कसरत के। जॉइंट मूवमेंट, कौन सा जॉइंट पे मूवमेंट हुई है, एक जॉइंट पे हुई है या एक से ज्यादा जॉइंट पे हुई है। एक्टिव फेज क्या है एक्सरसाइज का, जो मेन फेज है। पैसिव फेज क्या है, जो रिलैक्सेशन या रिलेटिव रिलैक्सेशन फेज कहलाता है। प्लेन ऑफ मोशन, फ्रंटल, सजाइटल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फोर्स कंपोनेंट आइदर पुश और पुल में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लैट पुल डाउन इज अ पुल एक्सरसाइज, शोल्डर प्रेस इज अ पुश एक्सरसाइज। टाइप ऑफ एक्सरसाइज, आइसोलेटेड वेयर ओनली सिंगल जॉइंट इज मूविंग, कंपाउंड वेयर मोर देन वन जॉइंट इज मूविंग। काइनेटिक चेन एक्सरसाइज, ओपन और क्लोज, डिस्टल पार्ट फ्री है, क्लोज में डिस्टल पार्ट फिक्स है मूवमेंट के दौरान। मसल वर्क, एगोनिस्ट प्राइम मूवर होता है, एंटागोनिस्ट अपोजिट मसल ग्रुप, सिनर्जिस्ट हेल्पर, स्टेबलाइजर विच स्टेबलाइज द ओवरऑल मूवमेंट। मसल कंट्रैक्शन, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन व्हाइल शॉर्टनिंग ऑफ अ मसल, जब मसल छोटी हो रही है, जनरली एक्टिव फेज। इसेंट्रिक एक्सरसाइज, कंट्रैक्शन व्हाइल लेंथनिंग ऑफ अ मसल। आइसोमेट्रिक, नो चेंज इन द लेंथ but muscle is still contracting. Breathing component, exhale while you exert, यानी concentric phase में, active phase में exhale करें, active phase में, concentric phase में exhale करें। Safety and effectiveness के लिए modify की जाती है exercise। So this is all about exercise analysis. I know this is a very quick class, but I hope I have covered all the aspect of एक्सरसाइज एनालिसिस। एंड अगर आप ये 10 पॉइंट किसी एक पिक्यूलियर एक्सरसाइज के लिए डिफाइन कर पाते हैं तो थम्स अप फॉर यू एंड थम्स अप फॉर एवरी फिटनेस एंथुसियास्ट जो इसको सीख ले, समझ ले। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी हम आपके लिए नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, डॉक्टर रोहित बहुगुणा एंड फिटनेस एंड स्पोर्ट्स टीवी। थैंक यू वेरी मच।